हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 8 ऑफ मार्च 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं न्यूज़। आज ज़्यादातर पेज में ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। उसके अलावा जो है एडवर्टीजमेंट से न्यूज़पेपर फिल्ड है। ठीक है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 ऑफ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये डिफरेंट स्टेट्स के जो इनिशिएटिव लिए गए हैं तो उसके बारे में यहाँ पे है। जैसे मिशन शक्ति यूपी में है, और यहाँ पे 102 है, 300 महिला पीआरवी सेवा में तत्पर, 110 पिंक पेट्रोल लखनऊ में, सेफ सिटी 1090 साइबर सुरक्षा के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। देन यहाँ पे सैल्यूटिंग द प्राइड शी होल्ड्स। तो दिल्ली पुलिस हैज़ क्रिएटेड द फॉलोइंग फॉर सेफ्टी वुमेन की सेफ्टी के लिए क्या क्या किया है दिल्ली पुलिस ने। वुमेन हेल्प डेस्क है जो 24/7 है ऑल पुलिस स्टेशन पे। फॉर असिस्टेंस के लिए 112 है। सशक्ति जो है सेल्फ डिफेंस फॉर वुमेन इनिशिएटिव है। एक हिम्मत प्लस ऐप है कि इमरजेंसी के टाइम पे इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। वुमेन्स हेल्पलाइंस नंबर दिए गए हैं 1091 फॉर योर सेफ्टी, हेल्पलाइन अगेंस्ट ऑप्शंस कॉल 1096। तो अगर हम इस साल की जो थीम है वुमेंस डे की, तो उसके बारे में बात करें तो क्या है, चूज़ टू चैलेंज। ठीक है, 2021 की थीम क्या है, चूज़ टू चैलेंज। अ चैलेंज्ड वर्ड इज एन अलर्ट वर्ड एंड फ्रॉम चैलेंज कम्स चेंज, सो लेट्स ऑल चूज़ टू चैलेंज, ये इसकी थीम है। एंड यहाँ पे जो हमारे 1911 में सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था। इट एम्स टू रिकॉग्नाइज वुमेन्स अचीवमेंट, रेज अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स इक्वालिटी। ठीक है, मेनली यही काम है वुमेन्स डे का। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ द वुमेन आउट ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने अचीवमेंट किया है और जो कर रही हैं। इंटरेक्टिंग विद गर्ल्स स्टूडेंट एंड रिलीज टू कम्स ऑफ सीबीएसई। तो यहाँ पे जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये भी इंटरेक्ट करेंगे गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ साथ। इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, है ना, वुमेन इन लीडर्स अचीविंग ए इक्वल फ्यूचर कोविड-19 वर्ल्ड, तो ये इसकी थीम होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है सीधा एडिटोरियल पेजेस पे ही हम आ जाते हैं। स्लोवर रिकवरी, तो ये केवल फैक्ट बेस्ड आर्टिकल है, डेटा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि इतने क्वार्टर में इतनी होनी थी, और सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट्री जो है ये सही नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की ग्रोथ की, तो पहले से ही जो प्रायर टू पेंडेमिक, वो पहले से ही ड्रामेटिकली उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, और पैंडमिक ने इसको और ज़्यादा बढ़ाया। इम्पॉर्टेंटली हैज़ क्रिएटेड न्यू वाइडनिंग इम्बैलेंसेस इससे आए, है ना। तो हमारी अभी बहुत स्थिति सही नहीं है। इसके अलावा अभी जो हम पूरा मॉनेटरी पॉलिसी है, एक तरीके से स्ट्रगल करना है किस पे, बैलेंस जो है कि इन्फ्लेशन को लो रखना है, जो ग्रोथ रेट है उसको, ग्रोथ को बढ़ाना है, और जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करना है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। फ्रेंड्स इन डीड, ये बांग्लादेश और इंडिया के टाइज से रिलेटेड है। ठीक है, ड्राइविंग अ विजिट टू ढाका फ्यू डेज अगो, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, तो वो क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का एक की पार्टनर है, केवल साउथ एशिया में ही नहीं बट दिल्ली की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसका भी। ठीक है, तो हम इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड द इंडो पैसिफिक रीजन में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 26 को यहाँ पे विज़िट करेंगे, और सेटेनरी सेलिब्रेशंस यहाँ पे होगा। जो फादर ऑफ नेशन किसको बोला जाता है, मुजीबुर रहमान, है ना। तो मुजीबुर रहमान यहाँ के बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 अदर एनिवर्सरीज होंगी, वो क्या होंगी, एक तो 50 साल जो बांग्लादेश लिब्रेशन को हुए हैं, पाकिस्तान से लिबरेट वो हुए हैं, और जिसमें इंडिया का काफ़ी क्रूशल पार्ट था, और 50 ईयर्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, तो हमने हमारे जो है 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, और हम ये भी हमको पता होना चाहिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिकॉग्नाइज करने वाले सबसे पहली कंट्री हम ही थे बांग्लादेश के साथ। और एक ये क्या होगा, एक ग्राउंड लेवल तैयार कर रहा है इस विजिट के लिए भी। और बांग्लादेश फॉर दिस हिस्टोरिकल रीज़न, हमारे और बांग्लादेश के हिस्टोरिकल रीजन्स, कल्चर लिंक्स और लिंग्विस्टिक, क्रॉस बॉर्डर लिंग्विस्टिक, ये सारे स्ट्रॉन्ग टाइज पहले से ही हैं। बट दिल्ली नीड्स टू स्टॉप टेकिंग द गुडविल फॉर ग्रांटेड। अभी कुछ पॉलिटिकल जब कुछ भी कंट्री में होता है
चाहे इलेक्शन हो, तो इलेक्शंस के टाइम पे क्या होता है कि कुछ लोग मतलब वो करने लगते हैं, क्या कंट्रोवर्शियल रेफरेंसेस देने लगते हैं बांग्लादेश को या फिर उनके लोगों को, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस दिया गया सीनियर मेंबर्स ऑफ द बीजेपी का। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को मतलब रोकना चाहिए, क्योंकि अगर जो डोमेस्टिक लेवल पे आप कुछ स्टेटमेंट ऐसी दे रहे हो तो समय हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे ज़्यादा उससे डैमेज वो हो सकते हैं, ना। सो इंडिया ऑल्सो सेंड 2 मिलियन वैक्सीन, 2 मिलियन वैक्सीन डोजेस तो हमने बांग्लादेश को ऐसे ग्रांट ही दे दी थी। उसके बाद जो 7 मिलियन कंसाइनमेंट है वो भी हमने दिया है किसको, बांग्लादेश को। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसाइनमेंट सेंड टू एनी कंट्री अब्रॉड, है ना। तो बांग्लादेश के लिए हम ये जो वैक्सीन मैत्री हमारा है कोविड कोविड 19 की वैक्सीन, तो ये भी हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये कि जो कंटेनर कार्गो है थ्रू बांग्लादेश चट्टग्राम पोर्ट टू अगरतला, तो यहाँ पे भी प्रोग्रेस हो रही है। एंड 2 न्यू प्रोटोकॉल्स रूट टू इनलैंड वाटर्स वे कनेक्टिंग त्रिपुरा टू बांग्लादेश नेशनल वाटरवेज, तो ये भी जो है सारे क्या कर रहे हैं, ये भी हैंड ओवर करेंगे। 10 ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव्स कमेंसिंग मूवमेंट ऑफ कंटेनर पार्सल ट्रेन्स एंड फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर इन द एनर्जी सेक्टर्स। तो हम दोनों ही अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में हर तरीके के जितने भी डायमेंशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी के हो या फिर ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, कनेक्टिविटी हो, हमारी संस्कृति, जो पीपल टू पीपल टाइज हैं, है ना। तो ये सारे जो है हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, तो ये सब हमको इंश्योर करना है डेवलपमेंट हमारे सारे रिसोर्सेज का। एंड शेयर्ड रिसोर्सेज जो है इसमें वाटर्स भी आता है किसका, तीस्ता का। तो ये जो वाटर है ये एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉमिस बना हुआ है दिल्ली की तरफ से ढाका के लिए। तो पीएम जो शेख हसीना है, इन्होंने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वो देख रही हैं कि किस तरीके से हम अपना जो प्रॉमिस है उसको डिलीवर कर पाते हैं या नहीं। सो बांग्लादेश के पास भी क्या है, अभी हमने पिछले साल ही देखा था कि इन्होंने अपने जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसमें एक स्पेक्टिकुलर तरक्की की है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये आगे निकले। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट कंट्री अभी बन गए हैं। सो इट्स सोशल वेलफेयर इंडिकेटर्स आर बेटर, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल वेलफेयर इंडिकेटर्स में भी इंडिया से काफ़ी आगे हैं। सो द रोड टू इम्प्रूविंग रिलेशन विद बांग्लादेश, तो ये केवल हमारे कॉमर्स और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट पे ही नहीं आती है ना, और बाकी के सारी चीज़ें भी इससे हैं। तो डोमेस्टिक तौर पे भी मतलब हमको देखना होगा कि किस तरीके से हम अपने रिलेशंस को मेंटेन कर पाएँ। और जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने भी क्या किया है कि जैसे रोहिंग्या रिफ्यूज़ीज़ है तो उनका डिपोर्टेशन लेना शुरू किया। अब रोहिंग्या रिफ्यूज़ीज़ जो है मतलब ये म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया से एक तरीके से लिंक किस तरीके से है कि वो म्यांमार से आ रहे हैं, तो म्यांमार से आके वो बांग्लादेश जा रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश रखना नहीं चाह रहा है। तो यहाँ पे इंडिया थोड़ी बहुत हेल्प कर लेगा उनको डिपोर्ट करने में कहीं, तो बांग्लादेश उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाएगा कि इंडिया एटलीस्ट हमारी ये हेल्प कर रहा है कि रिफ्यूज़ी क्राइसिस से हम बच रहे हैं, अकेली कंट्री नहीं है जिनको हम यहाँ शरण दें, है ना। तो इंडिया भी कर रहा है। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली माइंडफुल ऑफ दिस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ईयर फॉर द फ्रेंडशिप विद बांग्लादेश, एल्स इट मे बी ऑल टू ईजी टू लूज़ द मोमेंट। तो मतलब यही कि चाइना अगर जैसे ही हमने इस कंट्री, जितने भी ये एशियन कंट्रीज़ होती हैं, अपने पड़ोसी देशों पे अगर अपनी कमांड जो है हमने छोड़ी, तो उसी तरीके से चाइना इंट्रूड कर लेता है धीरे धीरे, है ना। तो ये है सेफ़ एंड ओपन जो आर्टिकल है यहाँ पे ईपीएफ से रिलेटेड, ये है जो एम्प्लॉयमेंट्स प्रोविडेंट फंड है। तो यहाँ पे इनके ट्रस्टीज़ है, स्कीम्स ट्रस्टीज़। तो अगर इनकी जो रिकमेंडेशन है तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो इनके 5 करोड़ जो सब्सक्राइबर हैं उनको 8.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ऑन देयर एक्यूमुलेशन फॉर द करंट फिजिकल। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये जो प्रोविडेंट फंड है तो ये क्या कर दिया है, इसको आपने मैंडेटरी कर दिया है उनके लिए, ठीक है। ये कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। तो इस वजह से वेरिंग 24% ऑफ एन एम्प्लॉय बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंसेज, है ना। तो ये सारे उनके ईपीएफ अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पे उनको हायर इंटरेस्ट जो है वो पे करना सही बात है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग मतलब वॉलंटरी यहाँ पे इसको अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते। दूसरा ये कि इंडिया हैज़ अ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ सोशल सेफ्टी नेट फॉर इट्स वास्ट मेजॉरिटी। तो जो फोकस जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशंस पे होता है। एंड न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ये क्या करते हैं, कंपनीज को अलाउ करते हैं कि वर्कर्स को डायरेक्टली
हायर करना है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, है ना। सो ये एक तरीके से ईपीएफ क्या कर देता है, यूनिवर्सल अनएम्प्लॉयमेंट को इंश्योरेंस कम पेंशन प्रोग्राम ये है। तो यहाँ पे सेफ्टी नेट भी इतना ज़्यादा मतलब इनके लिए सिक्योर नहीं है, तो इस वजह से ये जो है थ्रेशोल्ड मतलब 8.5% इंटरेस्ट रेट, तो ये मिलना ही चाहिए। बाकी यहाँ पे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिखा हुआ है कि 5.4% ही वो 5-10 ईयर्स आफ्टर डिपॉजिट ऑफ 5-10 ईयर्स, तो फिर 5.4% ही वो क्या करता है इंटरेस्ट है यहाँ का, है ना। इसके अलावा बाकी के जो और हैं 8.87% से 7.1% कर दिया गया था जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, तो बस यही इसमें खास है और कुछ है नहीं। देन यहाँ पे जो है द मैजिक वेपन, तो यहाँ पे जैसे चाइना की हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में चाहे उनका बिल्कुल मतलब उनको इंटरनेशनल जो इंट्रूड है, मतलब वो कंट्रीज़ में जाके चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो या फिर उनके मिलिट्री एग्रेशन हो, इफ ऑफेंसिव डिप्लोमेसी का वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक और उनकी एक और स्ट्रैटेजी है जिसको मैजिक वेपन बोलते हैं। और वो क्या है मैजिक वेपन, ये चाइना का जो एक पाइवटल एजेंसी है, ठीक है, जिसका नाम है यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट। तो इसको इसके बेसिस पे जो माओ ने भी जिसको मैजिक वेपन कहा था, तो जी जिनपिंग भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चाइना ड्रीम को रियलाइज़ मतलब इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। एंड यूनाइटेड फ्रंट वर्क ये इन्वॉल्व है क्या करने में, जितने भी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं पॉपुलर ओपिनियन जहाँ पे है उन कंट्रीज़ में, मतलब जो ये सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो एजेंडा है उसको किसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं वहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये बुद्धिज़्म के अंडर में मतलब ये सारा हो रहा है कि चाइना के जो है बहुत ज़्यादा इंट्रीगल कंपोनेंट रहा है बुद्धिज़्म हिस्ट्री का एशिया में, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इस रिलीजन के हैं। तो ये सारा जो प्लेटफॉर्म है चाइना का मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस उसको मिलनी चाहिए। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से अपने जो वहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू एक जो इंस्टेंस है मतलब चीज़ों को देखने का वही चेंज कर रहे हैं, और वो सीपीसी का जो एजेंडा है उसको ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके की बात लिखी हुई है कि जो अगर हम बात करें यूएफडब्ल्यू का बैकग्राउंड्स टू हिट डिप्लोमेटिक मिशंस दे अप्लाइज टू चाइना करंट एम्बेसडर टू पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो ये एंड इट्स फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव टू श्रीलंका। तो ये सारे क्या थे मतलब साउथ एशिया में यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं यूएफडब्ल्यू बैकग्राउंड के लोग, ठीक है, डिप्लोमेटिक मिशंस में इन कंट्रीज़ में। सो बुद्धिज़्म हैज़ इमर्ज एज द मेजर फोकस ऑफ यूएफडब्ल्यू एक्टिविटीज़ इन द रीजन। और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट एजेंडाज जो हैं आर द बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना बीएसी और एशिया पैसिफिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन फाउंडेशन, ठीक है। तो ये भी एक जो बीएसी है दैट इज़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना, तो ये एक ऑफिशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी है ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना की। और ये इन्होंने अपॉइंट किया है 11th पंचम लामा नॉर्बू को वाइस प्रेसिडेंट। तो ये क्या कर रहे हैं प्राइमरीली चाइना क्या कराता है, ये एक जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम के थ्रू हमेशा ये 2006 से ये ऑर्गेनाइज करा रहा है विच इंक्लूड्स अ की नोट एड्रेस बाय द डिस्प्यूटेड पंचम लामा। और ऐसा ये मतलब हर कंट्री में अपने डिप्लोमेट्स को भेज के ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव है उसको ये मतलब इन रिलीजियस डिप्लोमेसी के थ्रू जैसे जो BRI है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, तो उनको ये क्या करना चाहते हैं अचीव करना चाहते हैं इन सारे गोल्स को। So this design is being realized through massive investment in infrastructure project in Lumbini. These includes Zhonghu, Chinese Buddhist monastery construction BAC। तो ये सारे इनके कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। फिर यहाँ पे कुछ और फ्रेंड्स की नाम की बात की गई है, जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है साउथ एशिया में चाइनीज़ पीपल एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज़। और CPFA जो है ये ऑपरेट कर रहा है जो मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फॉस्टर कर रहा है एक सिविल सोसाइटी में कि जो चाइना की जो स्ट्रैटेजी है ना, उनके जो चाइनीज़ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर रहा है। सो ये सारी बातें चाइना की साइड से मतलब की जा रही हैं। और अगर बात करें इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट 191 आउट ऑफ द टॉप 500 प्राइवेट इंटरप्राइजेज इन चाइना आर इन्वॉल्व इन द BRI। सो ये बहुत ईजी एक्सेस मतलब इनके लिए होगा साउथ एशियन पार्टनर्स जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे एक्सेस ये कंट्रीज़ कर पाएँ। और
देन चाइना बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल जो स्क्रूटनी है उस पर फेस कर रहा है, मिलिट्री एग्रेशन वो करते हैं, लेकिन एक तरीके से जो UFWD है, एक नई तरीके की ये डिप्लोमेसी के थ्रू जो है अपना पूरा ही जो कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव है सोचने का, एक तरीके से जो कम्युनिस्ट एजेंडा है कि सारे कंट्री मतलब एक एक जैसे हमारे कंट्री में होता है कम्युनिज्म, उसी तरीके से सारे देशों में इस तरीके का शासन हो, है ना, तो ऐसा वो चाहते हैं। सो अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम, तो ये न्यू IT रूल्स जो आए थे, ये बोल रहे हैं ऑथर कि ये प्रोग्रेसिव हैं और एक तरीके से ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है डिजिटल एंटिटीज़ के लिए हैं, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जो लोग बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच इससे कर्व्ड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इवन मतलब अभी काफ़ी टाइम हो गया है, और जो डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनको खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए था कि उन्होंने इस तरीके का जो कोड है इतने टाइम से क्यों नहीं बनाया। सो हाउ डज अ कोड ऑफ कंडक्ट अमाउंट टू कर्बिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, तो ये बोल रहे हैं केवल यहाँ पे मिनिस्ट्री में चेंजेस देखने को मिले हैं, बाकी सारे वही है, जैसे कि TV प्लेटफॉर्म्स को मतलब जो कोड्स और गाइडलाइंस होती हैं उसी तरीके के आप भी OTT प्लेटफॉर्म जो है आपको भी जो प्री सर्टिफिकेशन सेंसरशिप है मतलब उन सारी चीज़ों से गुजरना होगा। और जो टेलीविज़न केबल एंड टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है, तो वहाँ जो नॉर्म्स मतलब ये सब फॉलो करते हैं, तो उस तरीके के नॉर्म्स भी आप फॉलो करो। और बाकी मतलब जो एक एज सुटेबिलिटी के थ्रू 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में कंटेंट को डिवाइड किया जाएगा। U फॉर यूनिवर्सल, है ना, UA7+, UA13A+, UA16+। तो यहाँ पे ये भी है कि ये पेरेंटल लॉक्स भी होगा, कंटेंट जो क्लासिफाइड होगा, जैसे UA13+ होगा, और हायर रिलायबल एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। तो इसमें मतलब क्या आपत्ति है, ऐसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये February 25 को अनाउंस किए गए, और इसको बोला गया एक सॉफ्ट टच है, प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है ना, तो यही सब है इसमें। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के भी मतलब एग्जांपल दिए गए हैं कि जैसे सिंगापुर, UK, यहाँ पे UK में ऑफकॉम है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन एक्ट आया था 2003 में, इन्होंने पहले ही कंटेंट को क्लासिफाइड करने की बात की थी। इसके अलावा हमारी कंट्री में भी अभी ये हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ये है कि एज रिगार्ड्स डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स द रिक्वायरमेंट प्लेस्ड ऑन देम इज टू फॉलो द established journalistic codes. They also have to ensure that prohibited content such as child pornography is not transmitted. तो इससे मतलब इतना इसमें क्या मतलब आपको गलती लग रही है कि अगर ये सारे जो कंटेंट हैं अगर इनको फ़िल्टर करके ही शो किया जाए कम्युनिटी में, तो इससे तो कोई ऑब्जेक्शन ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे कंसल्टेशन की बात की गई है कि बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इनसे इनको मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई कंसल्टेंट मतलब नहीं लिया गया है ना, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि सरकार ने मतलब पहले से ही 2019 से नवंबर से ही 3-4 बार कंसल्ट किया था, और जो भी मतलब उन्होंने एडवाइस किया, जो भी डिस्कशन हुए, तो उसके बाद सरकार को जो चीज़ें समझ में आई उन्होंने वो चीज़ किया, है ना। देन सेल्फ क्लासिफिकेशन की बात की है। सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ OTT कंटेंट इज accepted in many countries. So there is no question of censorship being imposed on these platforms. The move is to shift to self classification by creative people themselves. तो आपको केवल बोला गया है कि आप बस बता दो कि आप ये चीज़ कंटेंट शो कर रहे हो, और इसमें ये सारी चीज़ें हैं, इन इन व्यक्तियों का यहाँ पे मतलब जिक्र है, ये सब है, तो बस आप ये बता दो, सेल्फ रेगुलेट उसे करो, सेल्फ क्लासीफाई। ये नहीं बोला है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंसरशिप उस पर इम्पोज कर देगी। तो यहाँ पे यही सारे इश्यूज़ हैं, मतलब इसके सपोर्ट में ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। देन इन डिजिटल हेल्थ इक्विटी फर्स्ट, तो यहाँ पे जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की थी। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में जैसे डिजिटल एक ID होगी, जिस तरीके से हमारी हर चीज़ की ID होती है ना, तो उसी तरीके से हमारी हेल्थ केयर एक ID भी होगी। तो यहाँ पे ये बोला है मेनली कि कोविड-19 पैंडमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और जो पर्सनल हेल्थ डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला है। सो जो इंडिया जैसी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बहुत ही सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंजेस भी हैं, तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे ज़रूरत भी है, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक और मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एपिसोड इसमें भी काम आएगा। और सोशियो इकोनॉमिक जो
पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग, तो इसमें भी रिसर्च प्रायोरिटाइज, सोशल रिसोर्स एलोकेशन, पॉलिसी इंटरवेंशन, तो इस सब में ही हमें हेल्पफुल रहेगा, है ना। और इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन एंड वेलफेयर, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बट इट कैन सर्टेनली मेक हेल्थ केयर मोर ऑर्गेनाइज, तो इफिशिएंट और इफेक्टिव इससे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें सबसे पहले माइंडफुल रहना चाहिए, क्योंकि कुछ हमें कंसिड्रेशन में रखना चाहिए, जो डिज़ाइन चॉइसेस है, पॉलिसीज़ है, जो इसके डिज़ायर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए, क्योंकि जब तक इसका प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सो ये मतलब क्लेम्स और ओपिनियंस ही नहीं होने चाहिए, बल्कि इसकी क्या होनी चाहिए, रिगॉर्शियस स्क्रूटनी होनी चाहिए, पेयर रिव्यू होना चाहिए, और यहाँ पे केयरफुल एग्जामिनेशन होना चाहिए कि किस तरीके से जो डिजिटाइजेशन है वो बेटर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट एक तरीके से प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर की एक इफ़ेक्टिव हमको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वी मस्ट आर्टिकुलेट हाउ वी मे यूज़ डिजिटाइजेशन एंड डेटा टू अंडरस्टैंड एंड एलिवेट हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे मॉल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड स्टंटिंग है। तो अगर यहाँ पे प्रिसाइज डेटा रहेगा तो हम अंडरस्टैंड मतलब उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे चाइल्ड केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। देन बाकी जो सेकंड यहाँ पे बोला गया कि जो पब्लिक गुड और इंडिविजुअल राइट्स हैं तो इनको एग्जामिन किया जाना चाहिए, क्योंकि मतलब प्राइवेसी और जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है प्राइवेसी और इंडिविजुअल राइट्स की, है ना, तो वो सब हार्म नहीं होने चाहिए। प्राइवेसी मैनेजमेंट जो होता है वो एक ऑपरेशनल स्टैंडर्ड उसका होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि किस क्या क्या मतलब यहाँ पे किसी मतलब इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए। बाकी के जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हेल्थ डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड वाइड में काम किया जिन्होंने, इंक्लूडिंग यूके, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सेवरल अदर कंट्रीज़, लेकिन यहाँ पे उस सीरियस प्राइवेट रिलेटेड कंट्रोवर्सीज़ में इन्वॉल्व मतलब रही है ना, एंड हैव नॉट येट बीन कम्प्लीटली सक्सेसफुल, तो इस सारी चीज़ में मतलब नहीं सक्सेसफुल अभी तक रहे हैं। तो इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा देखना होगा, बैलेंसिंग टू बी साउंड एंड फॉर डिटरमिन द लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड, तो ये इम्पेरेटिव है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्लियरली डिफाइंड हो कि किस तरीके के प्राइवेसी मैनेजमेंट कर रहे हैं। थर्ड जो है यहाँ पे कि ये बोला गया कि सेक्टर स्पेसिफिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, कि किस तरीके से मतलब किस सेक्टर को लिंक करना है और कौन सा सेक्टर यहाँ पे रहेगा, जैसे बैंकिंग है या फिर इंश्योरेंस है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, है ना, बैंकिंग और इंश्योरेंस विद वेलफेयर एंड एजुकेशन फॉर ट्रांजेक्शन एंड एनालिटिक्स, तो ये सारे जो लिंकेजेस हैं तो ये भी करने होंगे। एंड जहाँ पे मतलब लिंकिंग नहीं हो रही है एट ऑल विल रिजल्ट इज़ नॉट रियलाइजिंग द फुल पावर्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड इन्फेरेंस, तो यहाँ पे भी कोई इतना हेल्पफुल नहीं होगा। फोर्थ है कि वी नीड टू वर्क आउट टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर,